होम्योपैथ्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक के बाद एक एफोरिज्म को समझेंगे और इसके साथ साथ जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। और फुटनोट्स जो होते हैं एफोरिज्म के नीचे, कोई एफोरिज्म में होते हैं, कोई एफोरिज्म में नहीं होते हैं, और फुटनोट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग वो भी देखेंगे। और जो भी ऑर्गेनॉन का प्रैक्टिकल स्टडी होगा वाइवा रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एफोरिज्म से शुरू करके हम लास्ट एफोरिज्म तक जाएंगे। तो फर्स्ट एफोरिज्म क्या है और वो क्या कहना चाहता है वो भी सीखेंगे हम लोग, और एग्जाम के अंदर हमें क्या क्या लिखना है वो भी जानेंगे, और वाइवा के अंदर भी इसका कितना इंपॉर्टेंस है वो भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एफोरिज्म। फर्स्ट एफोरिज्म क्या है? फिजिशियंस मिशन, मतलब कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ये एफोरिज्म आपको अच्छे से याद रखना ही चाहिए और टिप ऑफ टंग रखना चाहिए। कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और अगर आपको कुछ भी ना आए और अगर एग्जामिनर आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लास्ट में आपको ये एफोरिज्म पूछेंगे ही और फिर वो जज करेंगे। अगर आपको ये एफोरिज्म आ गया तो चलो कंसीडर करेंगे कि आपको कुछ अच्छा आता है, और अगर आपको वाइवा में कुछ भी नहीं आया तो लास्ट में आपको ये एफोरिज्म तो बोलेंगे कि चलो फर्स्ट एफोरिज्म बोल दो, और अगर आपने अच्छे से बोल दिया तो फिर वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पूरे एफोरिज्म को डिवाइड कर देना है। पहला है द फिजिशियन, सेकंड है हाई एंड ओनली मिशन, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि फिजिशियन का मतलब क्या है। तो फिजिशियन जो वर्ड है, तो सबसे पहला है द फिजिशियन। तो पहले फिजिशियन का मतलब जानते हैं। फिजिशियन जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा से आया है। एक ग्रीक शब्द है फिजिक, दैट मीन्स नेचर। तो फिजिशियन जो वर्ड है वो फिजिक्स शब्द से आया है और उसका मतलब है नेचर। यानी कि फिजिशियन कैसा होना चाहिए, तो उसको सारे नेचर्स के लॉ पता होने चाहिए। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। मतलब कि फिजिशियन को नेचर के सारे लॉ पता होने चाहिए, जैसे कि ठंडियों में क्या ध्यान रखना है, गर्मियों में क्या ध्यान रखना है, मॉनसून में क्या ध्यान रखना है, कौन सी सीजन में कौन सी चीज़ नहीं खानी है, ये सब उसको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिजिशियन के आगे ध क्यों लिखा है? ध उसी के आगे लगता है जो कि बहुत यूनिक और इम्पोर्टेंट हो। तो डॉक्टर हनीमैन ने कहा है कि फिजिशियन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं किसी पैथी के बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर की बात करें तो आप एलोपैथिक साइड से देखोगे तो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि सर दुख रहा है तो ये लो, गले में दर्द है तो ये दवाई ले लो, बुखार है तो ये दवाई ले लो। पर जो होम्योपैथिक फिजिशियन जो होते हैं वो सारी आपकी डिटेल्स पूछते हैं। आपका खाना कैसा है, आप कितना पानी पीते हो, आपका बोवेल मूवमेंट कैसा है, आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, आप दिन भर क्या करते रहते हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब होम्योपैथिक जो फिजिशियन है वो पर्सन एज अ होल ट्रीट करते हैं, नहीं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हाई एंड ओनली मिशन। मतलब होम्योपैथिक फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन क्या होना चाहिए? वो किसी भी तरह से अपने पेशेंट को ठीक करे। यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रीट नहीं करना है, हमेशा याद रखना, पेशेंट को होम्योपैथी में सिर्फ ट्रीट नहीं करना है, हमें उसको पर्सन एज अ होल ठीक करना है। तो फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन यही होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट के ज़्यादा उतना डेडिकेटेड रहे। मतलब ये नहीं कि अगर मेरी पार्टी है तो फटाफट से टोटलिटी पूछ ली पेशेंट की और मैं पार्टी में जाऊंगा, ऐसा नहीं। उसका ध्यान सिर्फ पेशेंट को क्योर दिलाने में ही होना चाहिए। होम्योपैथिक अगर फिजिशियन है तो उसका ध्यान पेशेंट के पूरे हिस्ट्री टेकिंग में, पेशेंट की पूरी तकलीफ़ें सुनने में, उसमें ही होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है उसको बहुत मतलब एग्ज़ाम का टेंशन है, तो वो एग्ज़ाम के टेंशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, उसकी मम्मी उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाती है, तो वो लोग साइकियाट्रिक के पास भेज देते हैं काउंसिल करने के लिए।
पर अगर वो पेशेंट होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आता है तो वो क्या करता है, उसको काउंसिल करेगा, उसकी परेशानी जानेगा, उसको काउंसिल करेगा और उसकी परेशानी जानेगा, पूरी हिस्ट्री जानेगा कि बच्चा आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको ऐसे कब से लग रहा है, ये सब कुछ पूछेंगे वो लोग। फिर उसको दवाई तो देंगे, साथ में काउंसिल भी करेंगे। मतलब फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन क्या है कि पेशेंट को भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा डॉक्टर से बात करके। नेक्स्ट है इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है डिसीज, दूसरा होता है सिक। डॉक्टर हनीमन ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है तो उसको हम सिक कहते हैं, लेकिन एक सिम्टोमेटिक है। मतलब डिसीज मतलब डिस ईज, मतलब पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो ईज में नहीं है, डिसीज में है। डिसीज का और सिक का मीनिंग अलग है। हमें करना क्या है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं सिक हूँ तो ये चीज़ अलग है, और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सिकनेस है तो वो चीज़ अलग है। तो हमें क्या है, सिर्फ पेशेंट की टोटालिटी नहीं रिमूव करनी है, हमें पर्सन एज अ होल ट्रीट करना है। यानी कि ये नहीं कि पेशेंट को मतलब टोटालिटी मैच हो गई, सिम्टम्स मैच हो गए तो हमने मेडिसिन दे दी, पेशेंट के सिम्टम रिमूव हो गए तो पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। सेंस ऑफ वेल बीइंग पेशेंट में आना चाहिए। सेंस ऑफ वेल बीइंग पेशेंट में आना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ सिम्टम्स नहीं रिमूव करने हैं, हमें पेशेंट को सेंस ऑफ वेल बीइंग देना है, हमें पेशेंट को क्योर करना है, उसको सिर्फ ट्रीट नहीं करना है। और एज इट इज टर्म्ड, मतलब जैसे भी उसकी शुरुआत हुई है वैसे ही डिसीज ठीक होगा। सब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में इतनी देर क्यों लगती है, लेकिन होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ही उस तरह की है कि पेशेंट का जो सबसे पहले सिम्टम आया था वो सबसे लास्ट जाएगा। वो हम आगे सीखेंगे, उसकी प्रोसेस कैसी होती है वो हम आगे सीखेंगे। तो ये था फर्स्ट एफोरिज्म। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने पूरी ट्राई की है इसको समझाने की, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आई होप आप सब समझेंगे। और ये एफोरिज्म है वो आपको टिप ऑफ टंग होना ही चाहिए, कोई भी एग्जामिनर आपको आके पूछेगा। और इस एफोरिज्म में सिर्फ इतना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और इस एफोरिज्म में ये कोमा का भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना इस एफोरिज्म को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।